हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जेबी गुप्ता के इंडक्शन मशीन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 109 है। 119 क्वेश्चन क्या बोलता है? अ थ्री फेज स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर सप्लाइड फ्रॉम ए बैलेंस्ड थ्री फेज सोर्स ड्राइव्स ए मैकेनिकल लोड। द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोटर, सॉलिड कर्व ऑफ द लोड एंड ऑफ द लोड डॉटेड कर्व। मतलब इसमें जो डॉटेड कर्व है वो लोड का कर्व है और जो हमारा सॉलिड कर्व है वो मोटर का कर्व है। ठीक है। आर शोन ऑफ द टू इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ए एंड बी। दो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ए एंड बी जहां पर दोनों टॉर्क बराबर है। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी दोनों में से कौन सा स्टेबल है ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। देखिए दोस्तों, अगर टिपिकल लोड का कर्व को देखा जाए, लोड और स्पीड के कर्व को, तो ये दो है। ये जो हमारा कर्व है, सॉलिड कर्व है, वो हमारा मोटर के साइड का टॉर्क रिप्रेजेंट करता है। ये लोड टॉर्क रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस कंडीशन में स्टेबिलिटी केस में क्या होता है दोस्तों, कि जो ये मोटर का जो टॉर्क है और लोड का टॉर्क है दोनों बराबर होना चाहिए। अब उसमें से एक इक्वेशन डिराइव करता है। हमारे पास एक इक्वेशन होता है कि जे यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, यानी स्पीड ऑफ द रोटर इज इक्वल टू टी मोटर का टॉर्क माइनस टी लोड का टॉर्क। अभी क्या होना चाहिए, हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, तब वो स्टेबिलिटी कंडीशन में है। अब हम लोग इस ए और बी पॉइंट में ऑब्टेन करते हैं कि अगर ए पॉइंट से स्पीड को बढ़ाया जाए तो वो वापस वो अपने स्टेबिलिटी को अचीव करता है, यानी वापस स्पीड को रिड्यूस करके उस पॉइंट तक आता है या नहीं आता है। अगर वो आता है तो वो पॉइंट स्टेबल है। अगर वो रन ऑफ हो जाता है, यानी कि स्पीड को अगर हम लोग बढ़ा दें और इस तरह का एक्शन होता है इस इक्वेशन के थ्रू कि स्पीड और बढ़ जाए, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी पे कभी नहीं आएगा। ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस ये फाइंड करना है कि अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं तो वापस स्पीड रिड्यूस होकर इस पॉइंट पे आता है या नहीं आता है। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें पहला केस देखते हैं। पहला केस में हम लोग क्या करते हैं, ए पॉइंट को कंसिडर करते हैं। ठीक है। ए पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि इसका स्पीड हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि एक को हम लोग इस तरह से शिफ्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करते हैं, यानी इस कॉरस्पॉन्डेंट स्पीड में कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो इस कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड में अभी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग वर्टिकल ड्रॉ करते हैं। तो इस पॉइंट में सेम स्पीड में रेफरेंस में जो हमारा मोटर का टॉर्क है टीएम है और लोड का टॉर्क है टीएल है। तो देखिए स्पीड को हम लोगों ने बढ़ाया तो इक्वेशन से क्या होगा, जे डी ओमेगा बाई डी टी टीएम माइनस टीएल, टीएम माइनस टीएल। अब इसमें देखिए कि टीएम का जो वैल्यू है, टीएम का जो वैल्यू है वो टीएम का वैल्यू अभी क्या हो जाएगा, कम है, और लोड का टॉर्क टॉर्क का वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये जो डिफरेंस है वो निगेटिव होगा क्योंकि मोटर का टॉर्क कम है, लोड का टॉर्क ज़्यादा है। निगेटिव होने से अगर डी ओमेगा बाई डी टी, अगर आप ऐसे देखें डिफरेंशियल इक्वेशन से, अगर ये निगेटिव होता है इसका मतलब है क्या कि ओमेगा घट रहा है, तभी डी ओमेगा बाई डी टी निगेटिव होगा। अब डी ओमेगा बाई डी टी निगेटिव होने का मतलब ओमेगा घट रहा है, और हम लोगों ने क्या बढ़ाया, ओमेगा को बढ़ाया है, स्पीड को बढ़ाया है, तो वापस स्पीड घट के ए पॉइंट की ओर आना चाहेगा, यानी कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट स्टेबल है। बी के कंसिडरेशन में देखते हैं, मान लीजिए कि इस पॉइंट से हम लोगों ने इस इधर ड्रॉ किया, यानी स्पीड को घटाया है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक टिपिकल केस घटाने के केस में भी देख लेते हैं। एक पर्टिकुलर स्पीड था बी पे, इस स्पीड को हम लोगों ने घटाया है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर दो है, एक टी एल है और एक टी एम है, मोटर टॉर्क है। तो हम लोगों ने इक्वेशन से पता है जे डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू टी मोटर माइनस टी लोड। ठीक है। अभी देखिए इस वाले पर्टिकुलर स्पीड पे जो मोटर का जो टॉर्क है वो कम है और लोड का टॉर्क ज्यादा है, यानी अगेन ये क्वांटिटी निगेटिव है। तो स्पीड को हम लोगों ने घटाया, देखिए स्पीड को हम लोगों ने घटाया, ये निगेटिव है, यानी डी ओमेगा बाई डी टी निगेटिव है। वो डी ओमेगा बाई डी टी निगेटिव होने से क्या मतलब होगा कि ओमेगा का जो वैल्यू है और घट जाएगा, यानी कि हम लोगों ने स्पीड को जब घटाया है तो और स्पीड घट जाएगा। तो इसका मतलब ये कभी भी बी पॉइंट पर अचीव नहीं कर पाएगा। एक्चुअल में अगर ये पॉइंट स्टेबल होता तो स्पीड घटाने पे ये स्पीड बढ़ के वापस से बी पॉइंट पे आता है, यानी कि जो बी पॉइंट है वो हमारा स्टेबल पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल को हम लोग देखते हैं इसमें। द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मोटर टीएम एंड टीएल फॉर टू केसेस आर शोन इन द फिगर्स ए एंड बी। ए एंड बी में दिखाया गया। द लोड टॉर्क इज इक्वल टू मोटर टॉर्क एट पी क्यू आर एन एस। देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट है पी क्यू आर और एस, इन चारों पॉइंट पे मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क बराबर है। तो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं ड्राइंग को। देखिए पहला ड्राइंग में देखते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए पी पॉइंट हम लोगों ने कंसिडर किया, तो अगेन हमारा जो इक्वेशन वर्क करेगा वो क्या करेगा, जे डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू टी एम माइनस टी ऑफ एल। ठीक है, ये हमारा वर्क करेगा। अब ये वर्क करेगा तो अभी देखिए पी पॉइंट से अगर हम लोग स्पीड को बढ़ाते हैं, देखिए स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये याद रखिएगा, यानी इधर आने से स्पीड घटेगा। देखिए स्पीड का एरो इधर है, टॉर्क का एरो इधर है, इस एक्सिस पे टॉर्क बढ़ रहा है और इस एक्सिस पे स्पीड बढ़ रहा है, यानी कि इधर से इधर आने पे स्पीड घटेगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि पी पॉइंट से हम लोग इधर आता है, यानी कि स्पीड को घटा रहे हैं हम लोग, तो इस पर्टिकुलर स्पीड पे मान लीजिए ये पॉइंट हमारा एन है, इस पर्टिकुलर स्पीड पे हमारा मोटर का टॉर्क है वो ये है और हमारा लोड का टॉर्क है वो ये है, ये हमारा लोड का टॉर्क।
तो इसमें कौन सा क्वांटिटी बड़ा है? इसमें क्वांटिटी बड़ा है मोटर टॉर्क, यानी कि ये क्वांटिटी बड़ा है, यानी कि ये जो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि डी, हम लोगों ने स्पीड को बढ़ाया है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा? स्पीड, हाँ स्पीड को घटाया है हमने, देखिए हमने स्पीड को घटाया है, स्पीड को बढ़ाया नहीं है। देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि अगर ये पॉइंट इस वाले कर्व में स्पीड इधर इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसका मतलब पी से जो हम लोगों ने क्या किया, स्पीड को बढ़ाया घटाया है, इधर आए यानी स्पीड को घटाया है। तो हम लोगों ने घटाया स्पीड, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि डी ओमेगा बाई डी टी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, स्पीड बढ़ेगा। हमने क्या किया है, स्पीड को घटाया है, क्योंकि स्पीड देखिए इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो हमने स्पीड को घटाया, तो वापस ये क्या करेगा, इस पॉइंट पे अचीव करना चाहेगा, है ना, स्पीड बढ़ के इस पॉइंट पे आना चाहेगा। इसका मतलब P पॉइंट स्टेबल है। सिमिलरली हम लोग Q पॉइंट को कंसिडर करते हैं, देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। Q पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे आप कि Q से हम लोग इधर बढ़ेंगे, ठीक है, इधर बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पीड पे, और हम लोग आगे बढ़ने से ये स्पीड क्या हो जाएगा, इस स्पीड से कम होगा, यानी कि N1 अगर स्पीड है, यहाँ पर N2 है, इसका मतलब है कि N2 इज लेस देन N1, यानी इधर बढ़ने से स्पीड घट रहा है ना। तो अब Q पॉइंट पे देखते हैं, अगर इधर बढ़ते हैं तो इस पर्टिकुलर N2 पे हमारा मोटर का टॉर्क क्या हो जाएगा, TM यहाँ पर, और लोड का टॉर्क कांस्टेंट है, ये यहाँ पर है। इसका मतलब हम लोग इक्वेशन देखते हैं, जे डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू टी मोटर माइनस टी ऑफ लोड, ठीक है। तब इसी केस में देखिए क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे आने पे हमारा जो मोटर का टॉर्क है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, लोड का टॉर्क है वो बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी निगेटिव है। हमने स्पीड को घटाया है यहाँ से आने पर, इसका मतलब है इस इक्वेशन में क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी निगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ओमेगा और घटेगा। हम लोगों ने स्पीड घटाया है और ओमेगा भी घट रहा है, इसका मतलब है क्या कि क्यू पॉइंट स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसको दूसरी तरह से समझते हैं, मान लीजिए कि क्यू से हम लोग इस पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो स्पीड है इस पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा होगा, क्योंकि स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो अगर स्पीड ये ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर ये स्पीड इस स्पीड से, ये जो पर्टिकुलर स्पीड है इस स्पीड से ज्यादा है। तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं हम लोग, टी एम का जो वैल्यू है, टीएम का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन टीएल है। देखिए इस वाले पॉइंट पे टीएल यहाँ है, टीएम यहाँ है, ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब है कि जे डी ओमेगा बाई डी टी है वो टीएम माइनस टीएल होगा, वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ आने पे स्पीड को बढ़ाया है, ये और भी स्पीड बढ़ेगा, इसका मतलब कभी ये क्यू पॉइंट पे रीच नहीं करेगा। हमने स्पीड बढ़ाया है, इस एक्शन से और स्पीड बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि किसी और पॉइंट पे, इस पॉइंट पे आएगा, क्यू पे तो वापस नहीं आएगा, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इस डायग्राम में जो पॉइंट स्टेबल पॉइंट है वो क्या है, पी है। आइए नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं, सिमिलरली इसी तरह से देखते हैं इसे कॉन्सेप्ट को। अब देखिए इस एक्सिस में स्पीड यहाँ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है, ठीक है, और टॉर्क यहाँ पर बढ़ रहा है, तो स्पीड इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, टॉर्क इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अब हम लोग आर पॉइंट को कंसिडर करते हैं, मान लीजिए कि हम लोगों ने स्पीड को बढ़ाया है, तो स्पीड को बढ़ाया तो ये स्पीड से करस्पॉन्डिंग ये स्पीड पे पहुंच गए हम लोग। यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीड था, यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीड था, अब ये यहाँ पर पर्टिकुलर स्पीड है, यानी इस पर्टिकुलर स्पीड पे जो हमारा जो मोटर का टॉर्क है वो क्या है, टीएम यहाँ पर है, और इस पर्टिकुलर स्पीड पे जो लोड का टॉर्क है वो टीएल यहाँ पर है। इसका मतलब मोटर का टॉर्क ज्यादा है लोड के टॉर्क से। आर पॉइंट पे देखते हैं, जे डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू टी एम माइनस टी एल है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टीएम का वैल्यू टीएल से ज्यादा है। देखिए ये टीएम का वैल्यू है, ये टीएल का वैल्यू है, टीएम का वैल्यू ज्यादा है, यानी कि ये पॉजिटिव है। तो स्पीड क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ पर स्पीड को बढ़ाया है और फिर से ये और स्पीड को बढ़ा रहा है, इसका मतलब आर पॉइंट पे वापस नहीं आ पाएगा, यानी कि आर पॉइंट अनस्टेबल है। हम लोग अब एस पॉइंट पे देखते हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट में एक पर्टिकुलर स्पीड है, इस स्पीड, ये एक पर्टिकुलर स्पीड पे है, स्टेबल पॉइंट है। अब इसको स्पीड को बढ़ा के हम लोग यहाँ कर दिया हम लोगों ने, तो इस पॉइंट पे जो स्पीड करेंगे, तो इस पॉइंट पे जो हमारा लोड टॉर्क है वो टीएल यहाँ पर आ गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मोटर टॉर्क है हमारा, वो मोटर टॉर्क यहाँ पर है, इसका इंटरसेक्शन से हम लोग सिंपली ऑब्टेन करते हैं। तो ये स्पीड पे ये इंटरसेक्शन यहाँ पर है, यहाँ से हम लोग ड्रॉ किया टीएम है, इसका मतलब इसमें टीएल इज ग्रेटर देन टीएम है, तो टीएम माइनस टीएल है वो निगेटिव हो जाएगा। वो किसके बराबर होगा, जे डी ओमेगा बाई डी टी के बराबर। यानी क्या कि स्पीड जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। हमने क्या किया, स्पीड बढ़ाया है और इसके थ्रू क्या होगा, स्पीड घट रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे वापस रीच करेगा। अच्छा ठीक है, इसको एक तरीके से और देखते हैं। मान लीजिए कि इसका स्पीड को हम लोगों ने घटा दिया यहाँ से यहाँ, ठीक है, पहले ये स्पीड पे स्टेबल था, टीएम और टीएल इक्वल था मान लीजिए, और इसको हम लोगों ने घटा के यहाँ पर ले आया। इसका मतलब है क्या कि हम लोगों ने स्पीड को घटाया, इस पर्टिकुलर स्पीड पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, हमारा टीएम जो टीएल का वैल्यू है वो यहाँ पर आएगा टीएल, ठीक है, आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा। और जो टीएम का जो वैल्यू है वो यहाँ पर आएगा, मोटर टॉर्क का वैल्यू यहाँ पर आएगा इंटरसेक्शन में टीएम। अभी देखिए टीएम टीएल से बड़ा है, इसका मतलब है कि जे डी ओमेगा बाई डी टी, जिसको हम लोग टीएम माइनस टीएल लिखा था, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब स्पीड बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। हमने क्या किया था, यहाँ से इस पॉइंट पे जाने पे स्पीड को घटाया था, तो ये वापस स्पीड को बढ़ाएगा और इस पॉइंट पे रीच करने का ट्राई करेगा। इसका मतलब है कि एस जो है वो हमारा स्टेबल पॉइंट है। तो इन दोनों डायग्राम में कौन कौन सा स्टेबल पॉइंट है, एक पी है और एक एस है। इसका मतलब इसमें सही आंसर हो जाएगा पी एन एस, इसमें पी स्टेबल है और इसमें एस स्टेबल है।
इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। On a torque speed curve of an induction motor shown in the figure, 4 points are operated as marked as A, B, C, D. 4 ऑपरेटिंग पॉइंट है, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, D यहाँ पर है. Which one of them represent the operation at the slip greater than 1? अच्छा, स्लिप ग्रेटर देन 1 कब इंडिकेट होता है? स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? हमारा होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर का स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड. अब ये स्लिप ग्रेटर देन 1 कब होगा? कि जब ये पॉजिटिव हो जाए. ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? किसी क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐसे लिखें माइनस माइनस एन आर, तब ये प्लस हो जाएगा बीच में. यानी कि अब एनआर का जो डायरेक्शन है उसको अगर हम लोग अपोजिट कर दें तो इसका मतलब है क्या? स्लिप ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है. तो इसका मतलब है क्या कि उसके केस में क्या होना चाहिए? स्पीड निगेटिव होना चाहिए ना. तब इन चारों पॉइंट्स में स्पीड कहाँ पर निगेटिव आता है? देखिए, स्पीड निगेटिव ए पे आता है. बाकी सब केसेस में स्पीड पॉजिटिव है, एक्सिस की इस डायरेक्शन में है, यानी कि सारे के सारे क्वांटिटी पॉजिटिव है. इसलिए स्पीड को निगेटिव कर देंगे यानी रिवर्स कर देंगे तो ये क्वांटिटी हो जाएगा स्लिप ग्रेटर देन 1, यानी इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेबल ऑपरेशन ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज. स्टेबल ऑपरेशन क्या है इंडक्शन मोटर का? तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, क्या इसको डिटेल में हम लोग एनालाइज करते हैं दोस्तों, ठीक है. देखिए स्टेबल ऑपरेशन के लिए हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग टॉर्क स्लिप कर्व देखते हैं, ठीक है. टॉर्क स्लिप कर्व कैसा होता है इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं. यहाँ पर स्लिप एस इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पर स्लिप एस इज इक्वल टू 0 है, ठीक है. ये जो कर्व है हमारा ऐसे आता है, ठीक है. यहाँ पर आता है हमारा टॉर्क, ठीक है. टॉर्क और स्लिप का कर्व आता है, ठीक है. इसमें दो रीजन होता है, एक अनस्टेबल एक स्टेबल रीजन. जो स्टेबल रीजन होता है हमारा ये स्टेबल रीजन होता है और अनस्टेबल रीजन होता है वो हमारा ये अनस्टेबल रीजन होता है. रफली जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क है उसके इस डायरेक्शन में अनस्टेबल रीजन होता है, इस डायरेक्शन में स्टेबल रीजन होता है. वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. अगेन हम लोग ड्रॉ करते हैं टॉर्क स्लिप कर्व. स्लिप एस इज इक्वल टू 0, स्लिप एस इज इक्वल टू 1 और ये हमारा टॉर्क है. तो क्यों होता है? तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर ब्रिज के अगर हम लोग इधर जाते हैं, ठीक है. यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? स्लिप को बढ़ा रहे हैं. स्लिप को बढ़ाने से क्या होता है? स्लिप अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है क्या कि हमारा जो रोटर का स्पीड है वो क्या होता है? 1 माइनस एस इंटू एन एस, आपको पता है ना. अब स्लिप का स्पीड अगर स्लिप बढ़ा दें तो इसका मतलब है कि रोटर का स्पीड घट जाएगा. रोटर का स्पीड यहाँ से घट जाएगा, रोटर का स्पीड यहाँ से घट जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है वो भी घट जाएगा. तो ये अनस्टेबल पॉइंट हो गया, ठीक है. इसके इस वाले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं क्या होता है. स्लिप को हम लोग देखिए यहाँ से यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, स्पीड स्लिप को बढ़ा रहे थे, स्लिप को बढ़ा रहे थे तो क्या हो जाएगा? स्पीड घट गया. स्पीड घट गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी घट गया. तो अब अगर स्पीड भी घट रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी घट रहा है तो वो और ऐड होकर और घट जाएगा, तो यानी ये अनस्टेबल रीजन हो जाएगा, ठीक है. इसके इधर जाने से क्या होता है? देखिए स्लिप का वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं? इधर जाने से क्या कर रहे हैं? स्लिप का वैल्यू को घटा रहा है. स्लिप का वैल्यू को घटा रहे हैं तो एनआर का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. स्पीड बढ़ जाएगा. यहाँ पर भी टॉर्क घट रहा है लेकिन स्पीड बढ़ रहा है तो वो वापस इस पॉइंट पर रीच करेगा. तो यानी कि ये जो रीजन है वो स्टेबल रीजन है. दोनों एक्शन आपस में अपोजिट होना चाहिए. अगर सेम हो तो वो ऐड करेगा. अगर स्पीड कम हो रहा है और टॉर्क भी कम हो रहा है इसका मतलब है कि दोनों मल्टीप्लाई होकर और भी कम स्पीड हो जाएगा और मोटर एट फाइनली रेस्ट पे आ जाएगा. लेकिन ये देखिए ये हमारा स्टेबल पॉइंट है. इसमें क्या होता है कि अगर टॉर्क घट रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है क्या कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं. ये स्टेबल पॉइंट है हमारा, ठीक है. तो इसका मतलब है क्या कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देखिए आप क्या है कि स्टेबल ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर इज बिटवीन हमारा जीरो स्लिप और हमारा स्लिप कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क. वो जो रीजन था वो हमने बताया. तो इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन लोड ऑन स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर स्टेटर करंट इंक्रीजेस. बिल्कुल सही, इंक्रीज होता है. देखिए होता क्या है कि लोड बढ़ने से क्या होता है? लोड बढ़ने से क्या होता है कि सेम लोड को मीट करने के लिए हमारा ज़्यादा जनरेटेड इलेक्ट्रिक टॉर्क होना चाहिए. और ज़्यादा जनरेटेड इलेक्ट्रिक टॉर्क जो है हमारा वो क्या होता है? आई टू स्क्वायर इंटू आर टू डिवाइडेड बाई एस के टाइम्स. अब अगर टॉर्क का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो I2 उसको मीट करने के लिए I2 बढ़ेगा. I2 बढ़ेगा तो इसका मतलब है क्या? I2 कैसे बढ़ेगा? वो पर्टिकुलर डिमांड जो करेगा करंट का वो बढ़ जाएगा. स्टेटर से जो करंट का डिमांड करेगा वो बढ़ेगा, तो उससे बढ़ने से क्या हो जाएगा? स्टेटर करंट बढ़ जाएगा. पावर फैक्टर इंप्रूव. लोड बढ़ने से पावर फैक्टर कैसे इंप्रूव होता है? देखिए नेक्स्ट डायग्राम देखते मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. देखिए हमारा जो फेजर डायग्राम होता है वो कैसे होता है? देखिए हमारा ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है. ये हमारा V1 अप्लाइड वोल्टेज है. हमारा दो कंपोनेंट होता है, एक आई म्यू जिसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो कि बहुत नेसेसरी होता है फ्लक्स सेटअप करने के लिए. एक होता है आईसी जो कोर लॉस कंपोनेंट होता है. इन दोनों का जो फेजर सम होता है वो होता है आई नॉट, ठीक है. नो लोड करंट, ठीक. अब हमारा इस डायरेक्शन में हमारा होता है I2 जो कि हमारा सेकेंडरी करंट होता है और नीचे में होता है E2. वो इसको लैग करता है थीटा 2 एंगल से, ठीक है, जो पावर फैक्टर एंगल होता है. इसका कॉरस्पॉन्डिंग एमएमएफ बैलेंसिंग के लिए यानी कि हमारा स्टेटर का जो करंट है इंटू N1 नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू I2 इंटू N2 होना चाहिए. तो I2 इज इक्वल टू हम लोग
जो इसमें करंट है वो I1 इंटू N1 डिवाइड बाई N2, इस पर्टिकुलर करंट को I2 डैश बोलते हैं, वो उसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर एक इमेजिनरी I2 डैश यहाँ पर फ्लो होता है उसको एमएमएफ को बैलेंस करने के लिए। अब ये देखिए आई नॉट और आई टू का जो फेजर सम होता है, इस फेजर सम को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग आई वन बोलेंगे, यानी कि स्टेटर करंट बोलेंगे। ये जो स्टेटर करंट है जो वोल्टेज पे जो एंगल बनाता है उसको हम लोग इनपुट पावर फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो अब पावर फैक्टर इंप्रूव कैसे होता है, मान लीजिए कि आउटपुट पावर फैक्टर में आई टू का वैल्यू बढ़ गया, तो इसका मतलब है क्या कि ये जो थीटा टू का जो वैल्यू है वो और नज़दीक आ जाएगा इसके, ठीक है। तो थीटा टू का वैल्यू और नज़दीक आ जाने से थीटा टू का जो वैल्यू वो घट जाएगा। थीटा टू का वैल्यू घटने से क्या होता है, पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। ये तो इनपुट साइड में हुआ, ये तो आउटपुट साइड में हुआ, यानी कि सेकेंडरी साइड में हुआ। प्राइमरी साइड में क्या हुआ कि यही सिमिलरली आई टू डैश का जो वैल्यू अगर बढ़ जाने से ये इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इधर की ओर शिफ्ट हो जाने से क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आई नॉट और आई टू का जो रिजल्टेंट आई वन है वो भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि थीटा वन का वैल्यू और कम हो जाएगा। थीटा वन का वैल्यू कम होने से क्या हो जाएगा, जो उसका इनपुट पावर फैक्टर है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। थीटा में थीटा कम होने से कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा तो पावर फैक्टर बढ़ जाएगा। तो यानी कि लोड बढ़ने से क्या होता है, पावर फैक्टर भी इंप्रूव होता है, ठीक है। तो स्टेटर करंट इंक्रीजेस, पावर फैक्टर इंक्रीजेस, स्लिप इंक्रीजेस। तो लोड लोड बनने से स्लिप इंक्रीज होता है, ये तो आपको पता है क्योंकि स्पीड घटता है ना। स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर लोड टॉर्क बढ़ता है तो स्लिप का स्पीड का वैल्यू घटता है, यानी स्लिप का वैल्यू बढ़ जाएगा, ये भी सही है। तो टॉर्क डेवलप बाय द मोटर इंक्रीजेज टिल इट बिकम द इक्वल टू लोड। जैसा हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि मोटर जो है वो इक्वल हो जाएगा लोड टॉर्क मोटर का, और लोड टॉर्क का वैल्यू इक्वल होगा तभी वो इक्विलिब्रियम में चाहेगा, वो ऑलवेज अटेंड करना चाहता है। तो वो जब तक बढ़ेगा जब तक ये दोनों क्वांटिटी इक्वल ना हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडक्शन मोटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव कर्व। तो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आउटपुट और पावर फैक्टर का, यानी कि आउटपुट के बढ़ने से वाई एक्सिस में पावर फैक्टर बढ़ता है एक सर्टेन पॉइंट पर, उसके बाद वहां से घट जाता है क्योंकि लीकेज फ्लक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक लोड के बाद, तो पावर फैक्टर को वो कम कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर जो कर्व है वो आउटपुट और पावर फैक्टर को डिनोट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एज थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज लोडेड फ्रॉम नो लोड टू रेटेड लोड, देयर इज इंप्रूवमेंट इन द पावर फैक्टर, बिल्कुल सही। द टॉर्क इंक्रीजेज ऑलमोस्ट इन प्रोपोर्शनल टू स्लिप, बिल्कुल सही है, ठीक है। द एयर गैप फ्लक्स फॉल्स अपडे, नहीं बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर एयर गैप फ्लक्स नीचे गिरेगा तो जो हमारा जो जनरेटेड टॉर्क है वो भी सडनली नीचे गिरेगा और वो आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन चला जाएगा, जो हमारा लोड को मीट ही नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब इसमें 1 और 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थ्री फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 150%, स्टार्टिंग टॉर्क 150% है, मैक्सिमम टॉर्क 300% है, ठीक है। एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी दे रखा है। से नेगलेक्ट द स्टेटर रेजिस्टेंस एंड रोटेशनल लॉसेस, दोनों को नेगलेक्ट करना है। द वैल्यू ऑफ स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या होता है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा स्टार्टिंग टॉर्क कितना है, 150% है, मैक्सिमम टॉर्क 300% है, यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो 150% है और मैक्सिमम टॉर्क है वो 300% है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए एक डिराइव करते हैं हम लोग इक्वेशन को। देखिए हमारा जो जनरेटेड टॉर्क है यानी इलेक्ट्रिकल टॉर्क जिसको टीएमबी बोलते हैं, मोटर टॉर्क है, वो होता है के डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व किया था, का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू R2 डैश डिवाइडेड बाय एस। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए दोस्तों कि इसमें हम लोग स्टेटर का जो क्वांटिटीज है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि जो आर इक्विवेलेंट है उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट जीरो कर देते हैं। और जो हमारा जो एक्स का जो पर्टिकुलर क्वांटिटी इसमें x1 इन्वॉल्व है उसको भी जीरो करने से ये हमारा x2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो जनरेटेड है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो है हमारा जनरेटर, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को लिख सकते हैं के डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय एस का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय एस। अब मैक्सिमम टॉर्क जो है उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन होता है के डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट RE स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस RE। तो इसमें हम लोग RE को नेगलेक्ट कर दिए तो इसमें सिर्फ x बचेगा, यानी कि k डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन होगा मैक्सिमम टॉर्क का, ये हमारा इक्वेशन होगा इक्विवेलेंट टॉर्क का, ठीक है। तो हमारा इसके केस में इन दोनों रेशियो को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को जो मिलेगा इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा टी ई डिवाइडेड बाई टी ई मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एस एम टी यानी स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क डिवाइडेड बाय एस प्लस एस डिवाइडेड बाय स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क। ये इक्वेशन आप याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें ये एस एम टी कैसे आया, इसमें एस एम टी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, हमारा R2 डिवाइडेड बाय x2, ठीक है। स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन ये होता है, उससे हमें ये इक्वेशन हम लोग इजिली ऑप्टेन कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हमारा जो टी टॉर्क है वो टी स्टार्टिंग टॉर्क है, तो हमारा टी स्टार्टिंग के केस में स्लिप इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। टी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय एस ऑफ स्लिप ऑफ मैक्सिमम टॉर्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस ऑफ एम टी। अगर स्टार्टिंग टॉर्क एस इज इक्वल टू 1 कंसिडर करें तो एस एम टी को हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, टी एस टी हमारा स्टार्टिंग टॉर्क कितना दिया है 150% और टी ए मैक्सिमम टॉर्क कितना दिया है 300%। तो इस रेशियो से हम लोग जो इक्वेशन है उसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं एस एम टी का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा हमारा 0.27 आएगा, यानी कि ये जो इसमें आंसर है वो क्या आ जाएगा 0.27, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ स्लिप ऑफ मैक्सिमम टॉर्क लगभग परसेंटेज में अगर हम लोग निकाले तो वो आएगा 26.79%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the ratio of starting torque and maximum torque of a 3-phase 4-pole induction motor for a maximum torque at 1200 rpm। इसका मतलब है क्या, मैक्सिमम टॉर्क एट 1200 rpm दिया हुआ है, इसका मतलब है क्या कि हमारा स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क वो कैसे निकलेगा 120f/p, यानी 4 पोल है तो 120 इंटू 50 करेंगे तो आएगा 600 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1500 आएगा। 1500 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 1500, ये हमारा स्लिप आएगा एट मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, इसका वैल्यू कितना आएगा 0.2, ठीक है। अब हम इक्वेशन को देखते हैं, है ना। रेशियो निकालना है स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का, तो स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का जो हम लोगों ने इक्वेशन पिछली बार डिराइव किया था वो क्या आएगा, टी स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय टी ऑफ मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय एस एम टी, यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0.2। अगर हम इस रेशियो को निकालें तो ये आएगा 0.384, यानी कि इसमें जो इक्वेशन आएगा वो आएगा बी, यानी कि 0.384, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A small three-phase induction motor has short circuit current of 5 times full load current, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करंट दिया है 5 टाइम्स फुल लोड करंट का, एंड फुल लोड स्लिप दिया है 5%। इफ स्टार्टिंग रेजिस्टेंस स्टार्टर इज यूज्ड टू रिड्यूस द इम्प्रेस्ड वोल्टेज तो 60%, यानी वोल्टेज को हम 60% रिड्यूस किए हैं तो नॉर्मल वोल्टेज स्टार्टिंग टॉर्क ऑप्टेन इन टर्म्स ऑफ फुल लोड टॉर्क, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क का और फुल लोड टॉर्क का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग देखते हैं दोस्तों, कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो टी स्टार्टिंग टॉर्क होता है हमारा डिवाइडेड बाय टी फुल लोड टॉर्क होता है वो इज इक्वल टू होता है के, यानी कि वोल्टेज के रेशियो जिस पे हम लोगों ने इंप्रेस किया, यानी कितना परसेंटेज रिड्यूस किया वोल्टेज का, इनटू आई स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय आई फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू एस ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है। ठीक, अभी अब इस रेशियो में आप देखिए कि हमारा स्टार्टिंग टू फुल लोड का जो रेशियो है वो है 5, जिसको हम लोग पुट करेंगे और के को हम लोगों ने कितने पॉइंट से रिड्यूस किया 60% से, इनटू आई स्टार्टिंग डिवाइड बाय आई फुल लोड, ये कितना है 5 स्क्वायर, इनटू स्लिप ऑफ फुल लोड कितना है 0.05। अगर इसको हम लोग रखें तो ये आएगा 0.45, यानी कि 45%, ठीक है। 0.45 यानी कि 45%, इसमें इसका आंसर क्या आ जाएगा 45% आएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द रेटेड स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर एट फुल लोड इज 5%। फुल लोड पे कितना है, रेटेड स्लिप है 5%, ठीक है। वाइल द रेशियो ऑफ द स्टार्टिंग करंट टू फुल लोड करंट इज 4, यानी कि हमारा टी आई स्टार्टिंग करंट टू आई फुल लोड करंट, इसका जो रेशियो है वो है 4, ठीक है। द रेशियो ऑफ द स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क, तो क्या आ जाएगा स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय फुल लोड टॉर्क इज इक्वल टू, इसमें क्या आता है हमारा फॉर्मूला होता है आई एस टी डिवाइडेड बाय आई फुल लोड का होल स्क्वायर इनटू एस ऑफ फुल लोड, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पे पुट करते हैं वैल्यू को, आई एस टी बाई आई फुल लोड कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर इंटू 5%, जिसको हम लोग ऑप्टेन करते हैं कितना आएगा 0.8, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पुट करके वैल्यू निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 6 पोल 50 हर्ट्ज 1 3-phase इंडक्शन मोटर विद रोटर रेजिस्टेंस ऑफ 0.25, रोटर रेजिस्टेंस R2 कितना दिया है 0.25, ठीक है। डेवलप ए मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 10 न्यूटन मीटर, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, मैक्सिमम टॉर्क का वैल्यू दिया 10 न्यूटन मीटर एट 875 आरपीएम। देखिए मैक्सिमम टॉर्क किस स्पीड पे है, इससे आपको सीधा सीधी यही बताता है कि आपको स्लिप निकालना उस केस में। तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क क्या आएगा 120f/p, 120 कितना है एफ फ्रीक्वेंसी कितना है 50, अब पोल कितना है नंबर ऑफ पोल 6, यानी कि ये हो जाएगा 1000 आरपीएम माइनस हमारा 875 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम लोग 1000 से करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क कितना ऑप्टेन हो जाएगा, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क हमारे पास ऑप्टेन हो जाएगा 0.125 पर यूनिट। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन है, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, रोटर रिएक्टेंस निकालना है तो स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क पर फॉर्मूला क्या होता है R2 इज इक्वल टू स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क इंटू एक्स ऑफ 2। तो इसका मतलब है क्या कि हमारा एक्स ऑफ 2 क्या निकलेगा, R2 हमारा कितना दिया हुआ है 0.25 डिवाइडेड बाय 0.125, यानी कि क्या क्या वैल्यू आएगा 2, यानी कि 2n 0.125, यानी कि ए ऑप्शन सही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज इंडक्शन मोटर विद रोटर रेजिस्टेंस दिया है 0.25, डेवलप्स अ मैक्सिमम टॉर्क ऑफ इतना एट 1400 आरपीएम। फिर से हमें एस निकालना है, रोटर रिएक्टेंस x2 एंड स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। तो इसके लिए हम लोग फिर से वही इक्वेशन निकालते हैं। हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं। सिंक्रोनस स्पीड 120 एफ बाई पी, ठीक है। इसका मतलब है कि 120 इंटू एफ 50 डिवाइडेड नंबर ऑफ पोल्स कितना था 4, यानी कि ये आएगा 1500 आरपीएम, ठीक है। हमारा स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क हम लोग निकालते हैं, वो कितना आएगा 1500 माइनस कितने पे था, वो 1400 पे था, डिवाइडेड बाई 1500, यानी इसको हम लोग निकाले तो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1/15। तो इसको आप निकाल सकते हैं, 1/15 आ गया। उसके करस्पॉन्डिंग में आप लोग रोटर रेजिस्टेंस भी, रोटर रिएक्टेंस भी निकाल सकते हैं। वो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क डिवाइडेड स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क R2 डिवाइडेड बाय स्लिप ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। तो R2 हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.25, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 1/15, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो 3.75 आएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A three phase induction motor is driving a constant torque load of 1 pu at 5% slip. 5% slip पे 1 pu था, ठीक है। It has maximum torque of 2 pu, यानी maximum torque है हमारा कितना है 2 per unit at 10% slip, ठीक है। Torque speed variation in a stable zone is assumed to be linear माना गया है। For the stable operation of the motor, the minimum per unit supply voltage is approximately क्या होगा। देखिए लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है दोस्तों, लीनियर किस पर्टिकुलर ये पे लीनियर होगा, वो स्लिप का वैल्यू क्लोज टू 0 होता है तब लीनियर होता है, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क से लेकर ये हमारा ये वाला टॉर्क तक इस वाले पर्टिकुलर वैल्यू पे वो लीनियर होता है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है कि हमारा जो वोल्टेज है उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, वो किस इक्वेशन से ड्राइव होगा। अब देखिए जो हमारा जब लीनियर कर्व होता है तो हमारा जो टॉर्क होता है वो होता है k इंटू वी स्क्वायर टाइम्स एस, जो लीनियर होता है ना, ये हमारा ऑप्टन होता है इक्वेशन k डिवाइडेड बाय इंटू वी स्क्वायर इंटू एस। ये कहाँ से ऑप्टन हुआ, देखिए हमारा जो इक्विवेलेंट टॉर्क था उसके इक्वेशन को हम लोग आप याद करिए, k इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय S प्लस R इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू R2 डिवाइडेड बाय S। अभी देखिए स्लिप का वैल्यू बहुत लो होने से ये जो क्वांटिटी है वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इन दोनों को हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ R2 बाई एस का होल स्क्वायर बचेगा और R2 बाई एस एक कैंसिल हो जाएगा, S ऊपर जाएगा, R2 तो हमारा कांस्टेंट है तो इसको उस केस मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट ही वैल्यू आएगा। बचा हमारा क्या, ऊपर में स्लिप बचा। तो इसलिए हम लोग जो इक्वेशन है जो क्लोज टू 0 होने पे हमारे इक्विवेलेंट इक्वेशन को हम लोग लगभग लिख सकते हैं k इंटू वी स्क्वायर टाइम्स एस, ठीक है। अभी देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इसमें बोल रहा है कि वोल्टेज का, अब देखिए वोल्टेज और स्लिप यहाँ पर हमारा मल्टीपल में, इसका मतलब है क्या, इससे क्या होगा कि हम लोग अगर वोल्टेज को घटाएं तो किसी एक पर्टिकुलर स्लिप पे हम लोग सेम टॉर्क को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि अगर इसमें स्टेबल पॉइंट है हमारा 10%, जब टॉर्क मैक्सिमम है तो, ठीक है, टॉर्क मैक्सिमम है तो हमारा स्लिप कितना है 10%। तो इस पॉइंट के इधर आने से सिस्टम अनस्टेबल होगा, तो हम लोग मैक्सिमम इसमें कहाँ तक जा सकते हैं, स्लिप इज इक्वल टू 10%। अब इस 10% स्लिप पे ही हम लोग कितना फ्रैक्शन में वोल्टेज को घटाते हैं या कितना फ्रैक्शन वोल्टेज रखते हैं जिससे कि सिस्टम हमारा डिस्टर्ब ना हो, यानी कि उस पर हमें एक जो हमारा आना चाहिए वो वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या, उस रिड्यूस वैल्यू का परसेंटेज हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारा जो स्टेबल सिस्टम है वो कितने में दे रहा है, हमारा 1 पर यूनिट पे दे रहा है स्टेबल सिस्टम पे। तो इसका मतलब है क्या कि हम लोग वोल्टेज का वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, तो देखिए हम लोग इस तरह से रिड्यूस करेंगे, 1 इज इक्वल टू, अगर इस वैल्यू को हम लोग वी नोट कर दिया जाए तो वी नोट स्क्वायर इंटू किस स्लिप पे, 10% स्लिप पे, एस एट 10%, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 पर यूनिट एक्चुअल वैल्यू में हमें 5% पे ही मिल रहा था, लेकिन हम इसे 10% पे रखना चाहते हैं। 10% रखने से क्या करना चाहते हैं, हम लोग स्टेबल पॉइंट अचीव करना चाहते हैं कि 10% स्लिप पे जो मैक्सिमम टॉर्क होता है उस पॉइंट तक में भी वो स्टेबल रहे। उससे और बढ़ने से क्या होगा, सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वोल्टेज को घटाएंगे। और मैक्सिमम टॉर्क के केस में हम क्या देखते हैं, ये जो वैल्यू है हमारा रेटेड है वैल्यू वोल्टेज, है ना, इसका होल स्क्वायर इंटू एस ऑफ 10%, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क भी 10% पे ही अचीव होता है। इन दो क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड करते हैं तो v डिवाइडेड बाय v रेटेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। इसका मतलब है क्या कि हमारा v नॉट जो हम लोग घटाया हुआ वोल्टेज है डिवाइडेड बाय v रेटेड है, उसका जो वैल्यू है वो आएगा क्या 1/√2, यानी कि हम उस वोल्टेज के वैल्यू को 0.707 टाइम्स घटाने पर क्या होगा कि हमारा स्लिप का वैल्यू 10% रहने से भी सिस्टम स्टेबल रहेगा।
तो इसका मतलब है क्या कि इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या आ जाएगा 0.707, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थ्री फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर हैज रोटर रेजिस्टेंस, उसका जो रोटर रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, उसका रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है 0.1 ओम, और रिएक्टेंस कितना दिया हुआ है, रिएक्टेंस दिया हुआ है हमारा 0.92, ठीक है। नेग्लेक्ट द वोल्टेज ड्रॉप इन स्टेटर का वोल्टेज ड्रॉप नेग्लेक्ट करना है, रोटर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट उसको भी करना है कांस्टेंट, गिवन दैट फुल लोड स्लिप इज 3%, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क। तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसका, हम लोग को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा, फॉर्मूला होता है टी फुल लोड डिवाइडेड बाय टी मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय स्लिप ऑफ मैक्सिमम टॉर्क डिवाइडेड बाय स्लिप ऑफ फुल लोड प्लस स्लिप ऑफ फुल लोड डिवाइडेड बाय स्लिप ऑफ मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है। स्लिप ऑफ मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा, रोटर का रेजिस्टेंस, रोटर का रेजिस्टेंस हम लोग क्या देखे हैं, रोटर का रेजिस्टेंस है 0.1, रिएक्टेंस क्या है 0.92, इसका मतलब है क्या कि हमारा स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क निकलेगा हमारा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.92, और स्लिप ऑफ फुल लोड क्या था 3%। तो इन जो दो रेशियो को उस फॉर्मूला में मैंने डिराइव किया था उसको हम लोग रखने पे जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क डिवाइडेड बाय टी ऑफ फुल लोड वो आएगा तुम्हारा आपका 1.948, ठीक है। वो रेशियो था फुल लोड बाय मैक्सिमम का, हम लोग उसको अपोजिट करके इस रेशियो को हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक बार और से फॉर्मूला को फिर से हम लोग देखते हैं, टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डिवाइडेड बाय टी ऑफ मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क डिवाइडेड बाय स्लिप प्लस स्लिप डिवाइडेड बाय स्लिप ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आप इसे याद रखिएगा, बार बार से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A three-phase induction motor drives a blower where the load torque is directly proportional to speed square के proportional है। If the motor operates at 450, मोटर किस पे ऑपरेट हो रहा है 450 आरपीएम पे, द मैक्सिमम करंट इन टर्म्स ऑफ रेटेड करंट, मैक्सिमम करंट और रेटेड करंट का वैल्यू का रेशियो निकालना है। तो देखिए इसको कैसे देखते हैं हम लोग, देखिए इसमें क्या बोला है कि जो ब्लोअर का टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ द रोटर के स्क्वायर, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्लोअर का जो स्पीड है वो के बी एक कांस्टेंट ले लेते हैं इनटू एन आर का होल स्क्वायर। अब एन आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एस टाइम्स एन एस का होल स्क्वायर, ठीक है, एक क्वांटिटी ये निकला, ठीक है। हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो जनरेट होता है वो क्या होता है के टाइम्स आई टू स्क्वायर इंटू आर टू डिवाइडेड बाई एस। अब बैलेंसिंग के लिए क्या होना चाहिए, सिस्टम स्टेबल रहने के लिए क्या होना चाहिए, ये दो क्वांटिटी इक्वल होना चाहिए। अब इन दोनों क्वांटिटी को अगर हम लोग इक्वेट करते हैं तो हमें क्या ऑप्शन होता है, हमें ऑप्शन होता है के बी इंटू 1 माइनस एस का होल स्क्वायर इंटू एन एस स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आई टू स्क्वायर इंटू आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस। अभी देखिए सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आर टू डैश कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है। तो इन सभी को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आई टू का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एस इंटू 1 माइनस एस का होल स्क्वायर, यानी कि जो आई टू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा 1 माइनस एस टाइम्स अंडर रूट ऑफ एस, ठीक है। अभी देखिए हमें मैक्सिमम करंट निकालना, उसके लिए इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लेंगे, डी आई टू डिवाइडेड बाय किस स्लिप पे मैक्सिमम करंट आता है इज इक्वल टू उस क्वांटिटी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस एस डी ऑफ डी एस ऑफ अंडर रूट एस, ठीक है। इस क्वांटिटी को हम लोग ये डिफरेंशिएट करेंगे, उसको हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे जीरो से, तभी वो मैक्सिमम आएगा। तो उसको इक्वेट करने पे हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो क्या आएगा एस इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। आप इक्वेट करके देख लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 1/2 और ये एस पे पावर 3/2 को 3/2 इंटू एस पे पावर 1/2 उसको जीरो करने से एस इज इक्वल टू 1/3 आएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या आएगा मैक्सिमम करंट इस स्लिप के वैल्यू पे है, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि अब हम लोग को क्या निकालना है आई मैक्स डिवाइडेड बाय आई फुल लोड, क्या निकालना है आई मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाय आई फुल लोड। इसका जो रेशियो हो जाएगा अभी हमने देखा था किस रेशियो के इक्वल होगा आई 1 माइनस एक्स मैक्सिमम करंट जिस स्लिप पे इंटू अंडर रूट ऑफ एस ऑफ मैक्सिमम करंट। हमने देखा था ना जो फॉर्मूला होता है इसमें जो डिराइव किया था हमने, आई एम स्लिप एट फुल लोड इंटू अंडर रूट टू स्लिप ऑफ फुल लोड। इन दोनों क्वांटिटी को अगर हम लोग रखेंगे तो वैल्यू आएगा 2.2, यानी कि इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 2.2। तो इस तरह का क्वेश्चन ट्रिवियल क्वेश्चन होता है, बस उसमें बेसिक फंडा जो उसमें दिया था कि स्पीड स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है उससे हम लोगों ने डायरेक्ट डिराइव किया। और किसी भी सिस्टम में क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था आपको कि किसी भी सिस्टम में टी माइनस टी लोड ये इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सिस्टम एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, ये स्टेबिलिटी क्वेश्चन। तो दोनों को हम लोग इक्वेट करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द स्टार्टिंग टू फुल लोड करंट फॉर 10 किलोवाट 400 वोल्ट थ्री फेज इंडक्शन मोटर विद स्टार डेल्टा स्टार्टर
गिवन द फुल लोड इफिशियंसी दिया हुआ है, फुल लोड इफिशियंसी ऑफ 0.86, फुल लोड इफिशियंसी 0.86 है, फुल लोड पावर फैक्टर 0.8 है, शॉर्ट सर्किट करंट इज 30 एम्पियर एट 100 वोल्ट, यानी शॉर्ट सर्किट करंट कितना दिया है, 30 एम्पियर दिया है, किस पे, 100 वोल्ट पे, यानी कि रेटेड हमारा शॉर्ट सर्किट करंट क्या आएगा, वो आएगा हमारा 400 वोल्ट पे। तो इसका मतलब है कि 400 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 30, यानी कि रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट ऑलवेज फ्लो करता है, तो वो कितना आएगा, 120 एम्पियर। हमने निकाल लिया 120 एम्पियर रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखिए पावर जो आउटपुट दिया है वो कितना दिया है, 10 किलोवाट, ठीक है। और इफिशियंसी कितना दिया है, इफिशियंसी दिया हुआ है हमारा 0.86। तो इसका मतलब है क्या, कि हम लोग जो इनपुट पावर है उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 10 डिवाइड बाई 0.8, यानी आउटपुट बाई इफिशियंसी, इससे हम लोग निकालेंगे 11.628 किलोवाट, ठीक है। अच्छा, पावर जो इनपुट है वो अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पावर इनपुट को हम लोग लिख सकते हैं थ्री फेज के सप्लाई में 3 इंटू √3 इंटू वी लाइन वोल्टेज इंटू आई फुल लोड लाइन करंट इंटू cos 5 पावर फैक्टर, जो कि 0.8 दिया है। तो इसका मतलब है कि आई फुल लोड हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हम लोग पी इनपुट निकाला था 11.628 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वोल्टेज लाइन का वैल्यू है 400 इंटू हमारा 0.8 है पावर फैक्टर इंटू √3, ठीक है। इसको हम लोग निकालने से हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 20.97, ठीक है। ये हमारा आई फुल लोड हो गया, आई फुल लोड हो गया हमारे पास, आई शॉर्ट सर्किट रेटेड करंट हो गया, ठीक है। अभी देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शॉर्ट सर्किट, हम लोग जो स्टार्टिंग करंट है उसको हम लोग किस चीज से लेते हैं, उसको हम लोग लेते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर से। इस क्वेश्चन में कहा है कि हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं। देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर, तो स्टार डेल्टा स्टार्टर में आपको पता है कि जो हमारा स्टार्टिंग करंट जो है स्टार डेल्टा का अगर हम लोग यूज करें और हम लोग डायरेक्टली ऑनलाइन स्टार्टिंग करें, डायरेक्ट ऑनलाइन यानी DOL से स्टार्ट करें, तो उसका रेशियो होता है 1/3। तो इसमें जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है वो क्या है, हमारा आई शॉर्ट सर्किट रेटेड करंट, उसको हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है, हम लोग ने कुछ यूज नहीं किया। तो ये इधर अगर जाएगा तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग करंट स्टार डेल्टा स्टार्टर से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो आएगा 120 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 40। समझ में आया ना, क्योंकि ड्यूअल स्टार्टर का मतलब क्या, स्टार्टिंग इसको हम लोग मोटर को ऐसे ही स्टार्ट कर दिए विदाउट एनी स्टार्टर का यूज किए हुए, तो वही हमारा आई शॉर्ट सर्किट करंट होता है, स्टार्टिंग करंट होता है ना। तो ये आया वैल्यू 40। तो इसका मतलब है क्या कि हमारा स्टार्टिंग करंट स्टार डेल्टा से 40 आया, तो हमें रेशियो क्या निकालना है, स्टार्टिंग करंट स्टार डेल्टा से डिवाइडेड बाय फुल लोड करंट। तो स्टार्टिंग करंट हमें कितना निकला है 40, और हम लोग फुल लोड करंट निकाला था 20.97, उसको अप्रोक्सीमेटली 21 लिख सकते हैं। इसका जो रेशियो आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 1.9। यहाँ पर ये है स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि इसमें जो आंसर होगा वो कितना आएगा 1.9, यानी कि इसमें आंसर आएगा ए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।